ये चैप्टर आपके बोर्ड्स में टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाता है। भाई कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट कितनी जल्दी या कितने धीरे या किस स्पीड से प्रोडक्ट बना रही है वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। विद टाइम अपना जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा होता है एंड जो अपना प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ हो सकता है मैंने इसको, आपने बोला ऐसा करो मैम इसको डबल कर दो, जाओ 10 टाइम लेके जाते हो ना 10 मोल पर लीटर 20 मोल पर लीटर लेके चले जाओ, मैं लेके गई, मैंने इसको ऐड कर दिया उसमें। हो सकता है रिएक्शन 4 गुना तेज हो गई हो सकता है 2 गुना तेज हो गई हो सकता है 2 गुना स्लो हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफाई करना है हमें रिएक्शन का ऑर्डर ईच ऑफ द फॉलोइंग से, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, यूनिट देखो और बता दो। मतलब हमने जब इस रिएक्शन को देखा हमें लगा यार ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन जब हमने उसकी रियलिटी जानी तो वो किसी हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की निकली। A0/A, ये इसका ओवरऑल फॉर्मूला आता है। Hello everybody and welcome to Next Toppers. My name is Tapur Umar, your chemistry educator, your Miss Exception, and मैं आ चुकी हूँ एक नए चैप्टर के वन शॉट के साथ, which is चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर आपके बोर्ड्स में टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाता है, तो यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एंड इस चैप्टर का हम करेंगे पूरी तरीके से निचोड़ के अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये याद रखना वन शॉट का मतलब हमारे में ये नहीं होता है कि फटाफट से जल्दीबाजी में पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। वन शॉट का मतलब है इस चैप्टर में इस वीडियो के बाद और कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ एंड में मैं इस चैप्टर के कुछ बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी ताकि आपको और क्लैरिटी हो इस चैप्टर के बारे में एंड आपको पता हो बोर्ड्स में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। क्लास में आप इस चैप्टर को क्लियर करने आए हो तो अगर लेक्चर एंड तक समझ में आ जाए तो एंड में जाके क्लियर जरूर लिख देना, कमेंट सेक्शन में एंड में क्लियर जरूर लिख देना अगर समझ में आ जाए। क्लियर का एक अपडेटेड वर्जन ही है हमारा क्लियर, ठीक है। यानी कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से जब समझ में आ जाएगा तो आपको ये लिखना होता है, ठीक है। विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद केमिकल काइनेटिक्स। पहले नाम से समझते हैं। केमिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू केमिस्ट्री, है ना। रिएक्शंस हम जो पढ़ते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं उसके बारे में। एंड काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, इसका मतलब होता है रेट। कोई चीज, कोई रिएक्शन कैसे हो रही है, कोई रिएक्शन तेज हो रही है या धीरे हो रही है या मॉडरेट हो रही है, इसकी स्टडी करते हो आप इस चैप्टर में। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। क्या है? एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि किससे डील करता होगा? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स। किससे डील करता है? रिएक्शन रेट्स से डील करता है। रेट का मतलब यहाँ पे दाम नहीं है, यहाँ पे रेट का मतलब है कि रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, जल्दी हो रही है, धीरे हो रही है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड उनके मैकेनिज्म के बारे में भी समझाता है। सो व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री की। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals या that deals with the study of reaction rates and their mechanism, ठीक है। अब रिएक्शन जो होती है, हो सकता है वो रिएक्शन बहुत ही धीरे हो रही हो, जैसे कि मैम, जैसे कि रस्टिंग, आयरन में रस्ट लगती है। अब रस्ट लगने में क्या होता है भाई? ऐसा तो है नहीं आज हम कोई आयरन का आइटम लेके आए कल रस्ट लग गई इसमें, नहीं। इट टेक्स मंथ, इट टेक ईयर्स, है ना, इट माइट टेक सम ईयर्स एंड सो ऑन, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना। अब ऐसी रिएक्शन जो इतनी देर में हो रही है, क्या हम उस रिएक्शन का रेट निकालना चाहेंगे? समवेयर नॉट। देखो निकाल सकते हैं, बट ऐसी रिएक्शन जो इतना टाइम ले रही है होने में, उसका रेट निकालना एज सच कोई प्रॉफिटेबल नहीं माना जाता, ठीक है। तो आयरन या ये रस्टिंग या फिर ये जो स्लो रिएक्शंस है, जो बहुत स्लो रिएक्शंस है, उनका रेट ऑफ रिएक्शन हम नहीं निकालते हैं, ठीक है। उनका रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है मैम। अच्छा, कुछ रिएक्शन होती है जो बहुत ही तेजी से हो जाती है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना, जैसे कि हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, जैसे कि अपनी कुछ आयनिक रिएक्शन, सपोज मैंने बोला NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, तो ये बनाता है AgCl प्लस NaNO3, है ना। अब जो ये वाली रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन में आती है ना। तो यहाँ पे AgCl के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट भी निकलते हैं। अब अगेन जनरली इतनी फास्ट रिएक्शन का रेट निकालना कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आता है ना। तो आप बोलते हो कि बहुत फास्ट रिएक्शंस का भी रेट हम नहीं निकालते हैं। तो मैम हम किन रिएक्शंस का रेट निकालते हैं? हम रिएक्शंस का रेट निकालते हैं जो कि मॉडरेट लेवल पे होती हैं, यानी कि जिन रिएक्शंस को होने में ना ही तो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और ना ही तो बहुत कम टाइम लग रहा है, ऐसे रिएक्शंस का रेट हम निकालते हैं। जैसे कि आपका हेबर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 से मिलता है आपको 2 टाइम्स ऑफ NH3।
अब इस रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं। क्यों मैम? क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है, पहले नाइट्रोजन के बॉन्ड टूटे होंगे, है ना, हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटे होंगे, फिर जुड़ेगा हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं ये ना तो बहुत जल्दी हो रही हैं और ना तो बहुत धीरे हो रही हैं, और इसीलिए मॉडरेट रिएक्शंस का रेट हम कैलकुलेट जनरली करते हैं। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और जानते हैं। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक तरीके से क्या बता रहा है, मैम ने बोला स्पीड की कहीं ना कहीं बात कर रहा है ना। क्या बात कर रहा है ये? रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये रिएक्शन रेट, ये स्पीड के बारे में बताता है। भाई कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट कितनी जल्दी या कितने धीरे या किस स्पीड से प्रोडक्ट बना रही है, वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। एक रिएक्शन हुई है ना, उसमें रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। वो रिएक्टेंट कितनी जल्दी या कितने धीरे या किसी भी स्पीड से, किस स्पीड से रिएक्ट कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट मिल जाए, वो आपको रिएक्शन रेट कहलाता है। ठीक है, विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो एक ऐसा टाइम, एक ऐसी स्पीड जिसमें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाए। देखो स्क्रीनशॉट लेते रहा करो जैसे ही मैं थोड़ा सा साइड हुआ करूं, ठीक है, फिर मत बोलना मुझे कमेंट सेक्शन में मैम आप साइड ही नहीं होते हो, लेते रहना स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो विच रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो वो जो स्पीड होती है वो अपनी रिएक्शन रेट या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप से होता है, या तो एवरेज रेट होता है या तो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। या तो एवरेज रेट होता है या फिर इंस्टेंटेनियस रेट होता है। थोड़ा थोड़ा तो आप नाम से ही समझ गए। एवरेज रेट का मतलब क्या है, जो किसी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आप देख रहे हो। अब लॉन्ग टाइम पीरियड डजंट मीन महीनों सालों में हम जो बोल रहे हैं, नहीं नहीं, उसका ये मतलब नहीं है। जैसे कि कुछ मिनट लगना है ना, कुछ आवर्स लगना, तो वो आपका एवरेज रेट निकाल सकते हो आप। और अगर आप पूरी रिएक्शन की बजाय किसी एक छोटे से इंस्टेंट पे स्पीड निकालना चाहते हो तो उसे आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हो, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एंड कोई छोटे से इंस्टेंट के लिए निकालोगे सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालना एक एग्जांपल समझते हैं। तो सपोज मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिख दी जिसमें मैंने बोला कि यार A प्लस B से मुझे मिला C प्लस D। ठीक है, हो सकता है हमने इसकी बैलेंसिंग करी होगी और बैलेंसिंग में कुछ वैल्यूज आई होंगी, जैसे कि यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया y, यहाँ पे आ गया z, ठीक है, और यहाँ पे आ गया, क्या लगा दूं, m लगा दे रही हूँ। ठीक है, m लगा दिया। तो मैंने बोला यार ये ना एक रिएक्शन है और इसकी बैलेंसिंग आगे लिखी है। अब देखो जो भी मैंने आपके रेड कलर से लिखा है उसको आप बोलोगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। भाई ये जो आपकी बैलेंसिंग वैल्यूज होती हैं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको आप स्टोइशियोमेट्री या स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हो। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आपके A और Y जो हैं, सॉरी A और B जो हैं, ये आपके रिएक्टेंट्स हैं, है ना, एंड जो आपके C और D हैं ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैंने बोला बेटा इनका रेट निकालिए आप। तो इनका रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन या रेट निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला समझिए। अगर मैं किसी का भी रेट निकालने को बोलूं तो आप बोलोगे कि मैम कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही बोल रहे हो आप। ठीक है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रेट? रेट का मतलब होता है कितना कॉन्सेंट्रेशन पर टाइम पे आप यूज कर रहे हो, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, सिंपल। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा दोनों में चेंज है तो दोनों में आप डेल्टा लगा सकते हो, है ना भाई। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो हुआ हो या फिर जितना भी चेंज इन टाइम हुआ हो वो आपका होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला इसका रेट निकालिए इस रिएक्शन का, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम ए का कॉन्सेंट्रेशन जितना भी हो, जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हो किसी भी चीज के आगे, है ना। तो मैंने बोला ए का जितना भी कॉन्सेंट्रेशन हो, आपने बोला मैम कॉन्सेंट्रेशन ए का डिवाइडेड बाय जितना भी वो टाइम ले रहा हो, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, ये किसके बराबर होगा पता है? ये बराबर हो जाएगा बेटा जितना भी बी का कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू उसका टाइम। फर्दर ये इक्वल होगा जितना भी सी का कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू उसका टाइम, एंड फर्दर इक्वल होगा जितना भी डी का कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू इट्स टाइम। ठीक है, तो इसका ओवरऑल ये फॉर्मूला होता है। अब सुनना, इस फॉर्मूले के आगे दो तीन चीजें और एक्स्ट्रा आपको समझनी होगी। अगर मैं बात करती हूँ रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ साथ हमेशा किसी भी रिएक्शन में कम होता चला जाता है। भाई आपने रिएक्शन करवानी है तो आपने कुछ रिएक्टेंट लिए, टाइम के साथ साथ वो कम होते चले जाएंगे और प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। इनिशियली तो प्रोडक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता,
भाई मैंने आपको कोई भी रिएक्शन दे दी N2 + H2, तो पहले थोड़ी अमोनिया बन के आ जाएगा या अमोनिया रखा हुआ है कहीं पे, नहीं, पहले आप बोलोगे कि N2 और H2 की ये मैम ये कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज इतना सारा N2 और H2 है ना, और प्रोडक्ट तो है नहीं, जीरो के बराबर। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये N2 H2 रिएक्शन होती जाएगी, रिएक्ट करते जाएंगे, प्रोडक्ट बनता जाएगा। यानी कि विद टाइम अपना रिएक्टेंट कम होता है, विद टाइम अपना जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहा होता है, एंड जो अपना प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा होता है। टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता जाता है एंड इसी टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट बढ़ता जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो रिएक्टेंट कम हो रहा होगा और प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, है ना? यस मैम। तो अगर रिएक्टेंट कम हो रहा है तो मैं बोलूंगी रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो कम होता चला जाएगा, एंड प्रोडक्ट के आगे पॉजिटिव साइन लगेगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट के साइड आप इस फॉर्मूले में नेगेटिव लगाओगे और प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव लगाओगे। ठीक है, अभी लगाऊंगी मैं, पहले एक बात और सुनो। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो तो इस फॉर्मूले में, ये ओवरऑल क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम होता है मैम। ठीक है, किसके बराबर, जितना भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम हो, हर एक रिएक्टेंट का, इक्वल टू जितना भी प्रोडक्ट का हो उसके इक्वल सब में रख दो। ठीक है, अब स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का भी यहाँ पे रोल होता है। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइशियोमेट्रिक कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लेना, ठीक है, उसका जो वैल्यू है उसकी, वो डिनोमिनेटर में हमेशा आएगी, समझना ध्यान से। यानी कि इस फॉर्मूले में इसके आगे लगेगा माइनस का 1/x, 1/x। क्यों मैम? देखो माइनस इसलिए क्योंकि ये एक रिएक्टेंट है, और डिवाइड करोगे हमेशा उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। ठीक है, सुनना ध्यान से। बी के लिए क्या हो जाएगा मैम, बी भी एक रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, और वाई नीचे आ जाएगा तो 1/y। ठीक है, सी के लिए मैम क्या होगा, मैम उसमें z है, अच्छा माइनस नहीं लगेगा क्योंकि मैम वो एक प्रोडक्ट है, तो प्लस का 1/z। ठीक है, और वहां पे क्या लगेगा, प्लस का, डी भी एक प्रोडक्ट है, 1/ जो भी उसका कोफिशिएंट है m। तो ये होता है ओवरऑल आपके रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला, ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, बोलो आया कि नहीं? पहले हम वापस से रिपीट करें जल्दी से। देखो इस वीडियो में आपको सब कुछ पढ़ना भी है, समझना भी है, रीड भी करना है, लर्न भी करना है, सब कुछ इस वीडियो में समझ के जाना है। आज के बाद इस चैप्टर में या इस चैप्टर के बारे में कोई भी बुराई तुम्हें नहीं करनी है, ठीक है ना? इस चैप्टर में कोई भी कमी निकालनी, क्योंकि सब आ जाना चाहिए आज वाले वीडियो के बाद। ठीक है, रिपीट करूं मैं इसको, ध्यान सुनना। मैम ने क्या बोला, एवरेज रेट क्या होता है या कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, अब जितने भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है इक्वल इक्वल लगाते जाओ और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम लिखते जाओ। ठीक है, दोनों में चेंज आता है तो आपने आगे डेल्टा लगा दिया, है ना? चेंज हो रहा होगा ना टाइम के साथ साथ, तो ठीक है। यस मैम, साथ ही साथ आगे क्या लगेगा, 1/ जो भी उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब आपने कोई भी बैलेंसिंग करी है वो उसके नीचे डिवाइड करते हुए चलना। ठीक है मैम, साथ ही साथ अगर रिएक्टेंट है तो नेगेटिव और अगर प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कहानी। मेरे ख्याल से इतनी बात में किसी को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा मैम, अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह लिखा ही हुआ है, रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरीके से आप रेट निकालते हो, है ना, इनका कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात है, ये लॉन्ग टाइम पीरियड की बात है, और ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात है, छोटे से टाइम पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला, ये ग्राफ बना दिया, मैंने बोला यार ये ना एक ग्राफ है, ये ठीक है। अब इस ग्राफ में ना यहाँ पे मैंने कुछ टाइम दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, टाइम रख रही हूँ मैं एक साइड और एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन रख रही हूँ। ठीक है, अब जब इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज जब 2 था तो फिर टाइम 1 सेकेंड लग रहा है ना, 4 है तो फिर टाइम 2 सेकेंड लग रहा है, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से। और बेटा यहाँ पे निकलेगा इसका स्लोप। अगर आपसे कोई बोले इसका स्लोप कितना होता है तो बोलना स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। भाई सपोज करो मैंने यहाँ पे बोल दिया, इस इंस्टेंट पे बताइए क्या है इसका रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी एक इंस्टेंट में मैं बोल सकती हूँ, मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे बोल सकती हूँ कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम स्लोप रेट ऑफ रिएक्शन तो वैसे ही निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, जो भी कॉन्सेंट्रेशन है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्लोप इसका बोले तो आप बोलोगे tan थीटा, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एक और स्लोप का फॉर्मूला होता है जो कि आप मैथ्स में पढ़ के आओगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, तो अगर कोई एंगल गिवन है तो आप tan थीटा रखोगे, और अगर आपको कोई एक्सिस गिवन है तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 रखते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, है ना। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है इसका ऑपोजिट लिखाओ कि यार जब ना 4 सेकेंड थे तब टाइम ये लगा, 4 कॉन्सेंट्रेशन था तो टाइम ये लग रहा है ना, यहाँ पे टाइम ये लग रहा है।
कुछ भी हो सकता है। आपने इनको ज्वाइन कर दिया कि क्या भाई, किसी भी इंस्टेंट पे आपसे वो पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे बोलोगे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, DA अपॉन टाइम क्या है, DT। क्यों? क्योंकि एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये बात हो रही होगी, बहुत छोटे से टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि आप ये निकाल रहे हो, तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हो, यहाँ पे आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, है ना। आपसे बोल देता इस इंस्टेंट में बताइए क्या आंसर है, इस इंस्टेंट में बताइए क्या आंसर है, तो आप इस इंस्टेंट पे ये आंसर निकालते हैं, है ना। स्लोप कोई आपसे बोलेगा तो स्लोप आप समझ ही गए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर डायरेक्टली अगर थीटा गिवन है तो फिर tan थीटा रख दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, इसका फॉर्मूला सब कुछ आएगा, आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, और कोशिश करना स्क्रीनशॉट की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप नोट करते हुए चल रहे होगे, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द रेट ऑफ रिएक्शन में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आखिर कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनसे रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क पड़ जाता है, मतलब अगर हमने इन चीजों को चेंज किया, इनके बढ़ने या घटने से रेट ऑफ रिएक्शन में भी कोई चेंज आता है। अब इन फैक्टर्स में दो फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनफैक्ट वो दो फैक्टर्स पे ही पूरा चैप्टर चलता रहेगा, ठीक है। पहला फैक्टर होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा होता है टेम्परेचर। अब इन दो के बारे में, इन दो फैक्टर्स को अभी आप बहुत डिटेल में नहीं जानोगे, क्यों? अभी आप इनका जनरल वर्जन जानोगे, मतलब जनरली कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे क्या होता है, जनरली टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है। रियलिटी में आप कॉन्सेंट्रेशन पे तो पूरा रेट ऑफ रिएक्शन चलाओगे, और लास्ट टॉपिक है इसका आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह, उससे आप टेम्परेचर की कंफर्मेशन जानोगे। तो ये दो कंफर्मेशन आपको अभी स्टार्टिंग में नहीं मिलेगी, ये आपको विद चैप्टर पूरा समझाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में पूरा चैप्टर है। रेस्ट ऑफ द चीजें जो है उनको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट करेगा मैम? कॉन्सेंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, सरफेस एरिया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फिजिकल स्टेट, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, मतलब फैक्टर्स में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आखिर जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो किस नेचर का है? हो सकता है वो आयनिक बॉन्ड बना रहा हो सकता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा हो, किसी भी बॉन्ड का हो सकता है। यस मैम। अच्छा, अभी हमने ना स्टार्टिंग में पढ़ा, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब मिले तो अमोनिया बना, एवरेज था, इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया। उसी की जगह मैम ने NaCl और AgNO3 जब ले लिया तो नहीं निकला, क्योंकि रिएक्शन काफी फास्ट है। तो ये होता है इसका इफेक्ट, यानी कि अगर मैंने आपको कोई ऐसा रिएक्टेंट दे दिया जो कि आयनिक कंपाउंड है, अब ऑफ कोर्स आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये बहुत फास्ट रिएक्शन जनरली शो करते हैं, है ना। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयनिक कंपाउंड जनरली रैपिड रिएक्शन शो करते हैं, है ना। भाई आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? तुरंत वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, आयंस में टूट जाएंगे और सेपरेट होकर रिएक्शन करना शुरू कर देंगे, है ना। जैसे आपने NaCl और AgNO3 में किया, तुरंत Na+ Cl- Ag+ NO3- में टूट गए और तुरंत इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया। रिएक्शन देन इन्वॉल्व सिंपल एक्सचेंज ऑफ आयंस, जैसा आपने देखा Na चला गया था NO3 के साथ, Ag चला गया था Cl के साथ, तो फटाफट ये रिएक्शन होगी, प्रेसिपिटेट वगैरह यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। तो अगर हमने बोला आयनिक रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, फटाफट रिएक्शन हो रही है, यानी कि जल्दी आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैंने बोल दिया यही कोवेलेंट बॉन्ड है, मान लो जो रिएक्टेंट है उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बने, अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा? पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर उसके बाद बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे कोई आयंस तो फॉर्म हो नहीं रहे होते हैं, है ना। तो रिएक्शंस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ऑफन स्लोअर, यानी कि अगर कोवेलेंट रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट है उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड है वो एक, तो आप बोलोगे कि मैम उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। They require energy to break existing bonds first, है ना, before new bonds can be formed, making the process slower। तो अगर मैंने बोला कि यार कोई आयनिक रिएक्टेंट बैठा हुआ है हमारे पास, आयनिक कंपाउंड वाला रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। कोवेलेंट कंपाउंड है तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन अपना कम हो जाता है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे बात हुई। सेकेंड होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो कि मैम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट टेकिंग पार्ट इन इट, खुद जाके पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर उस रिएक्शन की रेट को एक नया रास्ता दे दे रहा है। मतलब पहले घर जाने में हमें 10 मिनट लगते थे, लेकिन अब ना एक शॉर्टकट हमने देख लिया जिससे घर जाने में 5 मिनट लग रहे हैं। अब वो रास्ता आपके साथ घर में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं वो रास्ता घर पे भी जाके बैठ जाएगा आपके साथ, है ना। तो बस इसी तरीके से है कैटलिस्ट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा पर खुद रिएक्शन में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अब आप खुद से सोचो, अगर कोई कैटलिस्ट है तो श्यू, अगर कोई कैटलिस्ट है तो श्यू करके रिएक्शन का रेट भी तो बढ़ जाएगा ना यार, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने का ही तो कैटलिस्ट का काम होता है ना।
तो अ कैटलिस्ट स्पीड्स अप अ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट रिएक्शन पाथवे, एक ऑल्टरनेटिव पाथ बना देगा, मतलब रिएक्शन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसकी जगह एक नया तरीका जिससे कि रिएक्शन और जल्दी हो सकती है, तो एक नया पाथ बना देता है, ऑल्टरनेट पाथ बना देता है ना। और एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है इसकी। अब इसके बारे में हम खैर अभी जानेंगे आगे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, अभी आपको आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह पढ़ाते टाइम सब समझाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है मोर मॉलिक्यूल्स have enough energy to overcome the barrier, मतलब इसका इतना सा मतलब है, अब ना पहले कुछ मान लो 10 मॉलिक्यूल से जो जा रहे थे रिएक्शन करने, जो रिएक्शन कर पा रहे, देखो रिएक्शन होती कब है अभी आप पढ़ोगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा सुनो, रिएक्शन कब होती है, पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं और टकरा के कोलिजन करके ये कुछ यू कैन से प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है भाई। जब कोलिजन होता है रिएक्टेंट्स के बीच में तभी तो प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो कैटलिस्ट है यहाँ पे क्या करता है, ये ज्यादा पार्टिकल्स को कोलाइड करने में मजबूर करता है, ठीक है। दिस मीन्स मोर मॉलिक्यूल्स हैव इनफ एनर्जी, और जो कोलाइड करेंगे, आपको कैसे कोलाइड करेंगे अभी समझाऊंगी, वही आपके बैरियर क्रॉस कर पाते हैं और प्रोडक्ट बना पाते हैं। सारे कोलिजन्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, बेसिकली यहाँ पे ये कहना था, ठीक है। लीडिंग टू मोर इफेक्टिव कोलिजन एंड अ फास्टर रिएक्शन, तो ये आपकी रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर देती है, ठीक है। यस मैम, इन सेंस अगर हम बोले तो कैटलिस्ट डजंट चेंज द ओवरऑल रिएक्शन बट इट मेक्स इट हैपन क्विकर, ठीक है। रिएक्शन थोड़ा जल्दी होगी, खुद कैटलिस्ट कोई काम नहीं कर रहा है एज सच। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एरिया। अच्छा अब सुनना, अगर किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट भी हमेशा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको आपके बुक में दो तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, या तो आप शुगर पार्टिकल से समझ सकते हो या तो आप पल्वराइज्ड वुड से समझ सकते हो, ठीक है। अब सुनना, मैंने शक्कर ली, ठीक है, मैंने एक शक्कर का टुकड़ा ले लिया जो वो एक पार्टिकल टाइप का आता है बड़ा सा, है ना। मैंने उस क्रिस्टल को उठाया और मैंने उसको चाय में डाल दिया। अब सोचो दूसरी तरफ भी चाय बन रही है, उतनी चाय है, सारी चीजें बराबर है, ठीक है। अब मैंने क्रश्ड शुगर ली और उसको डाल दिया, ठीक है। या जैसे आप जनरली भी जानते हो, कभी आपने मम्मी लोगों को घर में कोई मिठाई बनाते हुए देखी होगी, देखा होगा, गुजिया बनती है जब, है ना, तो जब गुजिया बनती है तो उसमें नॉर्मल चीनी नहीं डाली जाती, उसमें क्या करते हैं, पीस के चीनी को डाल देते हैं। अब इन सब का रीजन क्या होता है, खैर गुजिया तो हमें नहीं बनानी है, बट हम समझ सकते हैं इस चीज को। अगर हम चीनी का एक टुकड़ा डाल रहे हैं या फिर नॉर्मल क्रिस्टल फॉर्म में डाल रहे हैं और दूसरे साइड पाउडर फॉर्म में डाल रहे हैं, तो जो पाउडर फॉर्म में है वो ज्यादा जल्दी घुल जाती है ना। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब आपने उसको पाउडर फॉर्म में कर दिया तो आपने उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया। मान लो ये पहले एक क्रिस्टल था, अब क्या हो रहा है, मान लो चाय में हमने इसको डाल दिया, अब चाय यहाँ से इसको ऐसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर रही है ना। वहीं जब आपने इसको क्या कर दिया, इसको क्रश कर दिया, है ना, इसको क्रश कर दिया तो सरफेस एरिया बढ़ गया, पूरी तरफ से चाय इसको ऐसे पकड़ लेगी, है ना, और ये घुल जाएगा अच्छे से, तो सरफेस एरिया बढ़ता है। सिमिलरली वुड का एग्जांपल होता है, लकड़ी के एक टुकड़े को जलाओगे तो वो ज्यादा टाइम लेता है, ऑन दी अदर हैंड उसको पल्वराइज कर दो, यानी कि उसको ऐसे क्या बोलते हैं, उसको ऐसे चूरा सा बना दो उसको, आई डोंट नो उसको हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड उसके लिए क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसको आप यूज कर लो तो वो क्या होगा, वो जल्दी आग पकड़ लेगा, जल्दी जल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे उसे क्रश्ड फॉर्म में ले गए तो आपने बोला कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका सरफेस एरिया को बढ़ा दिया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट, आई होप सो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होगे, मतलब आपको सिर्फ मेन बातें लिखनी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा बाय यूजिंग फाइनली पाउडर्ड, जैसे आप रिएक्शन में तो ये चाय वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, तो मैम ये एग्जांपल क्यों है, क्योंकि अगर आप कोई फाइनली पाउडर्ड फॉर्म में कोई चीज ले रहे हो तो वो रिएक्शन में ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। आपने कई जगह कैटलिस्ट सुना होगा फाइनली डिवाइडेड आयरन, आयरन नहीं, फाइनली डिवाइडेड आयरन, आयरन को क्रश्ड फॉर्म में यूज किया जा रहा है। तो इन सबका रीजन यही होता है, क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वो ज्यादा अच्छे से रिएक्शन का रेट बढ़ा पाते हैं। सो मोर रिएक्टेंट पार्टिकल्स टू अदर रिएक्टेंट, दिस लीड्स टू मोर कोलिजन, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे जैसे ये होगा कोलिजन भी ज्यादा होगा और आप बोलोगे कि रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब सारी रिएक्शंस के लिए तो ये वाला फैक्टर अफेक्ट नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ उन्हीं रिएक्शंस के लिए है जो कि हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, सॉरी फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो अपनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो कि हो रही होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसे आप बोलते हो कि वो अपनी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, जैसे कि मैम जैसे कि जब H2 और Cl2 रिएक्ट करते हैं तो इनको चाहिए होता है सनलाइट, Hmu की प्रेजेंस में करते हैं, है ना। जैसे आप लिखोगे कि सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं,
तभी ये बना पाते हैं HCl, ठीक है। अब इस रिएक्शन में सनलाइट का रोल हो गया। वैसे हर रिएक्शन में सनलाइट नहीं है तो ये फैक्टर एज आई सेड हर जगह इफेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन कुछ रिएक्शंस जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिनको पूरे प्रोसीड करने में लाइट की जरूरत पड़ रही है, उसमें लाइट का रोल हो जाता है, ठीक है। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्पेशली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। स्पेशली तो इसकी बात हो रही है यहाँ पे। सनलाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि रिएक्शन में एनर्जी देता है। अगर आप सोचो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे हो रही है, तेज या धीरे, तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेडिएशंस निकालता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रेडिएशन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि क्या करेंगे, जो कि रिएक्शन को एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये इनिशिएट कर देगा जो भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक्सेलरेशन, है ना, रिएक्टेंट्स के बीच में, पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रिएक्शंस। तो अगर सनलाइट यानी कि आपने इसको ज्यादा एनर्जी दे दी तो फॉर श्योर रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास फिजिकल स्टेट। अगर रिएक्टेंट सॉलिड में या लिक्विड में या गैस में है तो इससे भी फर्क पड़ सकता है रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना। आप आई गेस आंसर तो समझ ही गए होंगे किसमें ज्यादा होगा। गैसेस जो है वो बहुत फास्ट रिएक्शन करती हैं लिक्विड और सॉलिड से, है ना, और लिक्विड जो है वो सॉलिड से ज्यादा रिएक्शन करता है। अब ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली मैम, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है, गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेसेस ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, फास्ट मूव कर सकता है। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन जल्दी हो सकता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी एंड मोर मोबाइल लीडिंग टू फ्रीक्वेंट कोलिजन। तो फास्ट कोलाइड करके ये प्रोडक्ट बना सकती है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट में गैसेस अपनी ज्यादा तेज रिएक्शन कर सकती है, रेट ऑफ रिएक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो सबसे ज्यादा गैसेस में होता है ये चीज, फिर लिक्विड एंड फिर गैस में, सॉरी सॉलिड में, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर, लेकिन हमें तो टेम्परेचर का एक जनरल फॉर्म पढ़ना है क्योंकि जो डिटेल वर्जन है वो तो आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह में आएगा, ठीक है। बट जनरली सोचो क्या होता होगा। मेरे ख्याल से आपने सोच भी लिया और आंसर आपको पता भी चल गया, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन जनरली ऑफ कोर्स बढ़ेगा टेम्परेचर के बढ़ने पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल ज्यादा कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे एंड हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, फास्ट प्रोडक्ट बनेंगे वी कैन से, ठीक है। जनरली लेकिन वर्ड यूज किया है तो आप भूलिएगा मत, ठीक है। इंक्रीज करने पे हमारा टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यस मैम, अब रीजन तो आप समझ ही गए, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना फ्रीक्वेंटली और उतना एनर्जी के साथ हमारे पार्टिकल टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, तो रिएक्टेंट के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा, तो ज्यादा चांसेस हैं प्रोडक्ट बनने के, है ना, और यू कैन से फास्ट प्रोडक्ट बन सकता है। मॉलिक्यूल्स इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन दैट रिजल्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये टेम्परेचर का रोल होता है। उसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन को भी हम यार एग्जैक्टली नहीं समझ सकते, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे भी पूरा चैप्टर चलने वाला है, लेकिन जनरली आप बोल सकते हो कि जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी तेज ही हमारा रिएक्शन होगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस मोर पार्टिकल्स आर अवेलेबल। भाई किसी के पास ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है ना। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या समझते हो? तो ये तो नहीं सोच रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं पता अभी तक तो हमें। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ के आए, जैसे जनरली मोलारिटी के टर्म्स में लेते हो तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है पर वॉल्यूम, उसको आप कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बोल रहे होगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ के आए हो ना, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, अच्छा नॉर्मेलिटी नहीं होगा आपके में इस बार, है ना। तो कई सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप पढ़ के आए हो, तो उसमें से जनरली यहाँ पे जो यूज होता है वो मोलारिटी की बात हो रही होती है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए, जैसे आप बोल रहे हो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा, है ना, तो ऑफ कोर्स ये करने पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस मोर पार्टिकल्स आर अवेलेबल, और ये क्या इंक्रीज करते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, ज्यादा कोलिजन मतलब टकराना, ठीक है, दैट इज कोलिजन, देयरफॉर द रिएक्शन रेट, और इसी वजह से रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाता है। बट ये वाला फैक्टर भी हम जनरली कंडीशन में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसका डिटेल वर्जन आपको पूरा अब आगे चल के पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बता दूं क्या होता है। अगर हम किसी का कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, उसके नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो, वॉल्यूम, है ना, जो कि आप इन टर्म्स ऑफ लीटर रख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैं वहां पे बोल रही थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब है मैम डेल्टा ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम जो भी ए का है होल डिवाइडेड बाय टाइम, इसका ये मतलब था बेसिकली, ठीक है। अभी हम आगे चल के ये फॉर्मूला भी जानेंगे। चलो भाई,
यहाँ पे ये भी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं रेट लॉ। रेट लॉ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है जिससे अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कनेक्ट होगा, फिर आप डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझते हुए चलोगे। तो रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो बहुत ध्यान से सुनना, स्किप करते हुए मत चलना। अगर तुमने अभी 10 सेकंड आगे तुम बढ़ाने की सोच रहे थे तो तुम पिट जाओगे, समझ रहे हो। चलो तो ध्यान समझते हैं हम रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ बेसिकली एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसका, जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है ये बताएगा। मैम वापस से रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये क्या है? एक फॉर्मूला है बेसिकली जो कि आपको बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। आप अपने नोट्स में इसी तरीके से चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। क्या है ये क्या है? रेट लॉ। रेट लॉ डैश बनाओ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या फॉर्मूला लिख लेना, डैश बनाओ, विच टेल्स अबाउट, किसके बारे में बताएगा? रेट किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंडेंसी ऑन कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से अपना रेट डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट कैसे डिपेंड कर रहा है, ये आपको कौन सा एक्सप्रेशन बताएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि हमें किसके बारे में डिस्क्राइब करता है? हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट। आखिर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे किस तरीके से हमारा रेट डिपेंड कर रहा है, वो होता है हमारा रेट लॉ, ठीक है। अच्छा, ये आपको बताता है कि एक रिएक्शन की स्पीड कैसे है। भाई कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम्हें पता चल रहा है और रेट कैसे डिपेंड कर रहा है उस पर पता चल रहा है, तो हम पता कर सकते हैं रिएक्शन कितनी तेज हो रही है या धीरे हो रही है ना। सो इसेंशियली ये आपको किसके बारे में बताएगा? टेल्स यू हाउ द स्पीड ऑफ रिएक्शन चेंजेस एज यू चेंज द अमाउंट्स ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। अगर आपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बदला है ना, भाई हमने बोला यार पता है पहले ना रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी जब हमने ना 10 मोल पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन रखा था, सपोज कर लो 10 मोल पर लीटर जब हम कॉन्सेंट्रेशन लेके गए है ना, इस चीज का मैं ये इसको रिएक्टेंट को यूज कर रही हूँ रिएक्शन में, मैं जा रही हूँ उसको लेके। तुमने बोला कितना है मैम? मैंने बोला 10 मोल पर लीटर इसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमने बोला ठीक है मैम डाल दो रिएक्शन में, मैंने डाल दिया इसको रिएक्शन में। अब हमने बोला यार ये रिएक्शन 10 मिनट में हुई है, नोट कर लिया, ठीक है। अब मैं वापस से एक दूसरी चीज उठा के ले जा रही हूँ, सपोज कर लो ये इसी को सपोज कर लो, दूसरा रिएक्टेंट है, ठीक है, या यही रिएक्टेंट है बट अब ये 5 मोल ले लिया पर लीटर, ठीक है, थोड़ा कम कर दिया, 5 मोल पर लीटर लेके जा रही हूँ। तुमने बोला मैम कितना है? मैंने कहा 5 मोल पर लीटर। तुमने बोला मैम ऐड कर दो, मैंने ऐसे रिएक्शन में ऐड कर दिया, नई रिएक्शन में इसी रिएक्टेंट को, ठीक है। तो आप बोलोगे अब रिएक्शन हमने नोट करी 5 मिनट निकल के आया, तो जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, हो सकता है ऑपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन अपना कुछ टाइम ले रहा है, हो सकता है जब कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन का टाइम भी कम हो गया, कम टाइम में हो गई तो स्पीड पता चल सकती है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैंने इसको, आपने बोला ऐसा करो मैम इसको डबल कर दो, जाओ 10 टाइम लेके जाते ना 10 मोल पर लीटर, 20 मोल पर लीटर लेके चले जाओ, मैं लेके गई, मैंने इसको ऐड कर दिया उसमें। हो सकता है रिएक्शन जो है वो 4 गुना तेज हो गई हो सकता है 2 गुना तेज हो गई हो सकता है 2 गुना स्लो हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे भी डिपेंड कर सकता है अपना रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके एक्सप्रेशन को ही आप समझते हो रेट लॉ से। मैम वापस से समझाओ लास्ट टाइम। ये इट एसेंशियली टेल्स यू अबाउट द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस, किस तरीके से रिएक्शन जो चेंज हो रही है उसमें स्पीड क्या है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे जो आप रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लेके जा रहे हो, या जिसे आप बोलते हो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, है ना, कितना रिएक्टेंट ऐड कर रहे हो, उस पर कैसे डिपेंड कर रहा है रेट। समझ में आया? हो सकता है हमने 2 मोल पर लीटर रिएक्टेंट डाला और हमारे पास 10 मिनट से रिएक्शन हो रही है, 10 मिनट से रिएक्शन हो रही है। अब मैंने जैसे ही 1 मोल पर लीटर रिएक्टेंट लिया है ना, तो हो सकता है 2 मिनट में रिएक्शन हो गई हो। कैसे भी डिपेंडेंसी हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन से, ठीक है मैम। सो इन रेट लॉ, अगर आप रेट लॉ की बात करो तो हर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कोई भी जो भी A B C D जो भी रिएक्टेंट आप लेके जा रहे हो, हर कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कुछ पावर होती है विच मे और मे नॉट बी सेम टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड हम इसको अब समझते हैं। इस पॉइंट के पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन का, तो पहले आप समझो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है। रेट लॉ एक्सप्रेशन, भाई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो डायरेक्टली रेट लॉ एक्सप्रेशन बता दिया। क्या होता है मैम? ये पहले तो मैम ने बताया ये होता क्या है। सबसे पहले ये क्या होता है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला या एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। किसके बारे में बताता है मैम? टेल्स अबाउट द रिलेशन। किसका? तुम्हारा? नहीं मैम का नहीं,
किसका रिलेशन बताता है ये रिलेशन बताता है कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे या कम करने पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है मैम इसका? फॉर्मूला होता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऐसे लिख लो केवल रेट इज इक्वल्स टू के। सपोज करो पहले एक एक रिएक्शन ले लो। मान लो बोला A प्लस बी से मिला मैम हमें C प्लस डी। अब सुनना, मैंने बोला यार जब मैंने इसको बैलेंस किया ना तो यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 4, यहाँ पे आया 5। हमने ये सपोज कर लिया कि ये आया होगा, हमने लेट कर ली ये रिएक्शन, हमने लेट कर ली ये वाली रिएक्शन। आपने बोला मैम इसका रेट लॉ बताना क्या आएगा, तो मैंने बोला ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू बेटा मैम कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम अपॉन नहीं, रेट का रिलेशन बताना है आपको स्पीड विद कॉन्सेंट्रेशन। देखो अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो बिल्कुल आप रख दोगे, बेशक फॉर्मूला रख दोगे मैम ए का कॉन्सेंट्रेशन माइनस का 1/2 ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, माइनस का 1/3 बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, प्लस का 1/4 सी, ये वो ये समझ गए। लेकिन आपसे मैम ने बोला अब इसका रेट का आप रिलेशन बताइए विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन। तो हम मान सकते हैं कि जो अपना रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे, एक्स मान लो। ठीक है, हो सकता है कि ए को बढ़ाने पे रेट बढ़ रहा हो सकता है ए को बढ़ाने पे रेट 2 टाइम्स हो गया हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन को जो हमने 2 टाइम कर दिया तो रेट 1 टाइम आया हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन मैंने 4 गुना कर दिया तब हमारा कुछ रेट आया हो, तब रेट का कुछ रिलेशन हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने 4 गुना बढ़ाया तो 2 गुना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है। तो एक एक्स वैल्यू हमने मान ली। इसी के साथ साथ बी में आप रिलेशन बोल सकते हो कि रेट इज इक्वल्स टू जो भी बी का कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वाई मान लिया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैंने बोला मैम रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ, आपने बोला मैम ये सब हमें नहीं समझ में आ रहा, रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ। तो मैंने बोला बेटा रेट इज इक्वल्स टू ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आपका रेट कांस्टेंट होता है जो कि होता है के से डिनोट। ठीक है, ए की पावर लग जाएगी एक्स, बी की पावर लग जाएगी वाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये आपका पहले तो रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आपका यहाँ से निकल के आ गया। अब सुनना मेरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि हमने कॉन्सेंट्रेशन में ना हमने 4 गुना कर दिया पर रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ा ही नहीं, फिर मैम मैंने ना कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना कर दिया फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा, तो ये 0 पे भी प्रोपोर्शनैलिटी हो सकती है। हो सकता है रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और कॉन्सेंट्रेशन घटाने पे भी रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। पर यहाँ पे एक बात बोली गई है कि ये जो x और y है, कई लोगों को लगता है कि x की वैल्यू है मैम 2 है ना, क्योंकि मैम a का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, y की वैल्यू है मैम 3 क्योंकि b का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो 3 है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये जो x और y निकल के आता है बेटा, ये एक कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। मतलब इट माइट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट और इट माइट नॉट, इट मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इट मे नॉट, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है उनमें ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर, पर जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसमें इसके बराबर नहीं होता। लेकिन इन जनरल अगर आपसे कभी कुछ नहीं बोला जा रहा है, आपको बोला है कि यार ये रिएक्शन है, ये फलाना फलाना हो रहा है, रेट एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ, तो आप ये रेट एक्सप्रेशन मतलब मुझे अगर ये रिएक्शन दे देते और बोलते इसका रेट एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ तो मैं ये लिख के आती, मैं x की जगह 2 और y की जगह 3 नहीं लगा के आती, अनलेस एंड अनटिल वो इसे मेंशन नहीं करता कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कंफ्यूज नहीं होना, एलिमेंट्री रिएक्शन समझ जाना, अभी मत, अभी बस इतना याद रखो कि ये जो x पे डिपेंडेंसी है रेट की, ये एक्सपेरिमेंटल, हमने एक्सपेरिमेंट देख के पता किया अच्छा यार कॉन्सेंट्रेशन 10 गुना करने पे ना रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा था। अब आपने बोला मैम ये रिएक्टेंट है, जाओ करके देखो इसमें क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच का, मैंने बोला यार इसको डालने पे ना 5 गुना बढ़ जाएगा, बस ऐसे नहीं हो सकता, ये एक्सपेरिमेंट करने पे ही पता चलेगा कि इससे हमें क्या वैल्यू मिल रही है, इससे हमें क्या रिलेशन मिल रहा है। तो ये जो x और y है ये हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। अभी के लिए तो यही समझो, आगे चलते चलते आपको वीडियो में बताया जाएगा कब इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मानते हैं और कब नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हो सकता है किसी रिएक्शन में ऐसा आ जाए कि यार ये ना x जो है ये बिल्कुल इसी के बराबर है जो इसके आगे वैल्यू लगी थी,
है ना, बैलेंसिंग, और जो y है ये इसके बराबर है जो इसके आगे वैल्यू लगी है, हो सकता है पर नहीं भी हो सकता है। और ये दोनों चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो। तो मैम एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाएंगे? नहीं, क्वेश्चन आपको कैसा पूछा जाएगा वो आपको मैम बता देंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये आपका एक और वैल्यू थी कि जो रेट लॉ होता है उसमें हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कुछ पावर होती है। क्या बोला मैम ने? हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कुछ पावर होती है, हर एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म की कुछ पावर होती है, ठीक है मैम, विच मे और नॉट बी सेम, मे और मे नॉट बी सेम टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो उसके बैलेंसिंग के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन हो सकती है इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो रेट लॉ को आप डिटरमाइन करते हो एक्सपेरिमेंट से। कैसे करते हैं हम एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर पाते हैं। इट कैन नॉट बी रिटन बाय सिंपली लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हम ये नहीं बोल सकते कि जो बैलेंसिंग में लगा है ना उठा के ऐसे ही लगा दो, हम ये चीज नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ जी भाई, स्क्रीनशॉट लेते चलना, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये क्या पढ़ा, ये के आया यहाँ पे, ये जो के आया इसको आप बोलते हो रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। चलो इस रेट कांस्टेंट के बारे में एक दो चीजें जानते हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ठीक है, थोड़ा सा H2O की जरूरत पड़ रही है। ओके, जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, चलो तो हम समझते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में थोड़ा सा और। पहले तो यार इसको देखो, इसको अलग अलग नाम से बुला सकते हैं। इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट इसका नाम हो सकता है, कोई भी इस नाम से आप इसको बुला सकते हो, ठीक है। रेट कांस्टेंट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। आई होप सो आपको जल्दी नहीं लग रही होगी मेरी बातें, है ना। कुछ लोग लिखते हैं मैम बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो आप, फिर कुछ लिखता है मैम बहुत स्लो लिख रहे हो, मैं तो 2x की स्पीड पे देख रहा हूँ। पहले तो डिसाइड कर लो कैसे बोल रही है मैम, फिर मैम इस चीज़ को चेंज करेंगी, ठीक है। चलो खैर वापस आते हैं। रेट कांस्टेंट क्या होता है मैम? ये एक एक्सप्रेशन में यूज होता है ना, एक कांस्टेंट की तरह होता है जो कि किसका रिलेशन देख रहा है, किसका रिलेशन बता रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है इस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रिएक्शन रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। ये बेटा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ने और घटने पे के की वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है, ठीक है। यस मैम। अब रेट कांस्टेंट के बारे में हम कुछ बातें जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट रेट कांस्टेंट।